आयोडीनेशन के दोनों ही स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। फर्स्ट एंड फास्ट स्टेप दोनों ही रिवर्सिबल होते हैं। क्यों? बोलिए, फास्ट बोलिए। HI इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से वो आयोडोबेंजीन को या किसी भी अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देगा अल्केन में, हाइड्रोकार्बन में, और हेलोजन अलग कर देगा। मैंने आपको करीब 20-21 रिड्यूसिंग एक्शन दिखाया था HI का, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके फाइनली अल्केन पे छोड़ता था। दूसरा सवाल था कि अगर कल शायद ये लिखा नहीं था बट आपका आंसर सही था। एक बेंजीन है और दूसरा ड्यूटेरियम वाला बेंजीन है, और पूछा गया था रेट किसका फास्ट होगा। सो लेट्स सी। ये लिखा था कुछ कल हमने, दिस इज बेंजीन react with I2 in presence of FeI3, और ये जो कैटेलिस्ट लिया है FeI3 और इसका रेट लिख दिया R1। दूसरा लिखा है बेंजीन ही है बट इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जुड़े हुए हैं सारे कार्बन पर, और आपसे पूछा गया कि इसका भी आयोडीनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ FeI3, रेट इज R2। तो दोनों का रेट कंपेयर करिए, किसका रेट ज़्यादा है। R1 इज ग्रेटर देन R2 और R2 इज ग्रेटर देन R1। बोलो फास्ट। R1 is greater than R2, so rate of R1 is greater than R2. Why it is? ऑल राइट, करेक्ट हैं आप लोग। ऐसा क्यों? आप तो बोलोगे कि आपने पढ़ाया था ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, परफेक्टली करेक्ट। मोर स्टेबल, सो इजिली बॉन्ड नहीं टूटेगा, परफेक्टली करेक्ट सोनिया। बट बस उसके साथ रीज़न ये जरूर ऐड करना कि ये केवल आयोडीनेशन में ही होगा, क्योंकि दोनों स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, हाँ ना। इसके अलावा मैंने कहीं नहीं पढ़ाया बेंजीन में ड्यूटेरियम तोड़ो या हाइड्रोजन तोड़ो, ये दोनों फास्ट स्टेप में टूटते हैं, और फास्ट स्टेप किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग नहीं है। या यहाँ पे एरोमेटिक रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट है, लेकिन एक्चुअली इसमें दोनों ही स्टेप रिवर्सिबल हैं। इस वजह से ये रिएक्शन का काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करता है। ये सब कल डिटेल में हो गया। एक बार फिर से प्रीवियसली लेक्चर सुन लेना अगर कोई एब्सेंट हो या कहीं भी कोई तकलीफ हो। हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और सेकेंड रिएक्शन चालू करते हैं, दैट इज सल्फोनेशन। सेकेंड रिएक्शन इज सल्फोनेशन। तो मैंने आपको लिखवाया था कि दो ही रिएक्शन आपके पूरे एरोमेटिक सिलेबस में रिवर्सिबल हैं, वन इज आयोडीनेशन और सेकेंड इज सल्फोनेशन। क्या ये पॉइंट कल भी डिस्कस किया था? तो इसको पहले फाइनली लिखते हैं, जिसको बोर्ड जेई या बोर्ड वगैरह या MHCT जो आपका होता है सिंपल लेवल पे पूछते हैं, जब भी बेंजीन का रिएक्शन आप करोगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो ये फाइनली आपको प्रोडक्ट दे देगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो फाइनली आपको प्रोडक्ट देगा बेंजीन पर SO3H जुड़ जाना, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या पढ़ते हो इसको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H का जुड़ना इस सल्फोनिक एसिड। समझ रहे हो क्या?
सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब क्या सवाल जेई या नीट पूछते हैं ये चालू करते हैं। वो तो जस्ट वन स्टेटमेंट था। सल्फोनेशन में बेंजीन का रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस फ्यूमिंग H2SO4 ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। कोई कंफ्यूजन नहीं लेना, अगर फ्यूमिंग नहीं भी लिखा था तो यही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। कब लोगे? जब ये ना दिया हो। ऐसा मत करना ये अलग ले लिया ये अलग ले लिया। अगर कुछ नहीं दिया तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मैं और करके लिख देता हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एग्जामिनर लिख के देगा, और वो भी लिख के नहीं देगा तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स यूज्ड होते हैं। सो जब भी बेंजीन इज स्टेटेड विथ concentrated H2SO4 followed by heating will give benzene sulfonic acid। सेम मैकेनिज्म है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। सबसे पहला मैकेनिज्म में पहला स्टेप है कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बताइए इलेक्ट्रोफाइल क्या है? SO3 है, SO3H है, SO3H पॉजिटिव है, SO3 पॉजिटिव है। इन चारों में से किसको इलेक्ट्रोफाइल पढ़ोगे? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? MHCT इस तरीके से पूछेगा भाई। चलिए चालू करते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। जैसे हम लोगों ने आयोडिनेशन में देखा I+ इज रेडिकल, क्लोरीनेशन में रेडिकल नहीं, I+ इज इलेक्ट्रोफाइल, Br+ इलेक्ट्रोफाइल, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल, बट हेलोजेनेशन इस तरीके से फ्लोरीन का नहीं करा पाए, एंड फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि F+ नहीं बनता। अगर ऐसा करोगे तो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेंगे और कोई मतलब नहीं था, वर्थलेस रिएक्शन होती थी। अब हम लोग काम की बात करते हैं। यहाँ पे जो H2SO4 है यहीं से तो आपको SO3H कुछ मिलेगा, मतलब यही इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा। तो पहले स्टेप में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड को आप हीट करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि ये एसिड है, तो ये टूटेगा H+ में और दूसरा निकल जाएगा HSO4- में। तो जेई एग्जामिनर आपसे क्या पूछते हैं कि जो H2SO4 लिया है उसमें दोनों H2SO4 क्या एसिड हैं? नहीं, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 एसिड का काम करता है जिसने H+ दिया, और ये H+ ही जो दूसरा H2SO4 का मॉलिक्यूल्स है, या आप बोलिए फ्यूमिंग H2SO4 है, वो बेस का काम करेगा, और जो एसिड ने H दिया उसको गेन करेगा और खुद प्रोटोनेटेड हो जाएगा। जैसे ये किया, ये देखो फिर से ये लिखा होगा OH, एक लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे दिए, दोनों दिया इसलिए 3 बॉन्ड बना, पॉजिटिव आ गया, खुद का एक लोन पेयर एज इट इज रहेगा। देन ये लिखा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। हमें पता है OH या ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना के एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप हो जाता है, तो ये तुरंत लीव आउट करेगा। जैसे ये वाटर निकल जाएगा तो सल्फर पे पॉजिटिव आएगा, ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, वाटर के फॉर्म में निकला तो सल्फर पे एक प्लस आ गया, और ये OH एज इट इज लिखा हुआ है। हाँ ना, कुछ बोलो, यहाँ तक समझ आ रहा है क्या बोले जा रहा हूँ मैं? समझ रहे हो सभी लोग? यस। तो ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है? जेई नीट बोर्ड आपको बोलेगा ऐसे, बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है।
यहाँ पे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, पॉजिटिव वाला नहीं। एक्चुअली रीजन क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, सल्फर पे वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें पॉजिटिव रखा है, ये तुरंत रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके ये डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये दोनों ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड, सल्फर का पॉजिटिव ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड बना दिया, और ये जुड़ा है एक हाइड्रोजन से, एक लोन पेयर है और एक चला गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। अब ऑक्सीजन तो पॉजिटिव नहीं रखेगा, जब सल्फर को तकलीफ थी तो ऑक्सीजन तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो और भी नहीं रखना चाहेगा। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीन लेगा, और एक्चुअली आपने H2SO4 का जो H यूज किया था रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, वो H प्लस वापिस निकल गया। देखिए ये H प्लस वापिस निकल जाएगा और ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज योर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है बट कोई चार्ज नहीं है, दैट इज द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। समझ आया कि नहीं आया? वाई वी यूज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ताकि एक H2SO4 एसिड का काम करे और दूसरा H2SO4 मॉलिक्यूल्स बेस का काम करे। दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लिए तो किसी को भी एसिड बेस बनाओ, लेकिन फ्यूमिंग लिया मतलब मॉइस्चर सा लिया, ये उसका बेसिक टेंडेंसी ज़्यादा है, तो H2SO4 वाला जिसमें वाटर मिला दिया मतलब डाइल्यूट टाइप का किया होगा, वो बेस बन जाएगा, और जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था वो एसिड था। तो पहला मॉलिक्यूल्स एसिड की तरह बिहेव किया और दूसरा H2SO4 बेस की तरह काम किया, जिसने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया, प्रोटोनेटेड हुआ, वाटर निकाला। जैसे ये वाटर निकलेगा तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव सल्फर पे आया, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल मत पढ़ना, आप यही समझ रहे हैं अभी तक कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज विच है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। गॉट इट और नॉट? फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल बनाना समझ आया क्या? सभी को समझ आया? स्क्रीनशॉट करो जरा फटाफट। तो जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल बना तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, स्टेप 2 की अगर हम बात करें, या इलेक्ट्रोफाइल आपने बना लिया उसके बाद की आप बात करें, तो जो आपका बेंजीन रिंग है उसके सामने न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आप लाओगे, इलेक्ट्रोफाइल पर आपको अटैक कराना है, और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जानते हो सभी लोग। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर माइनस, एक पे पॉजिटिव आता है, और ये माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। जैसे ये टूटा, देखिए ये लिखा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस टूट गया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और ये ऐसे लिखा है। अब हमें ये पढ़ना है कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल होगा इसलिए ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन दिखाएगा। अब हम लोग ये देखते क्यों ये स्टेप रिवर्सिबल है। एक बात तो ये है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर सिग्मा और ये सल्फर का डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, और इसमें आपने पढ़े थे अलग से कि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस होते। अरे सल्फोनेट आयन में 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस पढ़ाया था। तो जब ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस के चक्कर में ऐसे घूमेगा और ये ऊपर टूटेगा, फिर वापस आएगा, फिर नीचे जाएगा, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस चल रहा है। और अगर ये रेजोनेंस चल रहा है तो ये सल्फर इधर बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड वापस तोड़ेगा, और वापस तोड़ेगा तो ये वापस बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? एक रीजन ये था कि ये जो SO3 लिया है, सल्फर 3 ऑक्सीजन,
इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराया, ये बेंजीन ने अपना लोन पेयर से इस पर अटैक किया और ऐसा कुछ सीन बनाया। अब ऑक्सीजन पे माइनस आया, ऑक्सीजन का माइनस अगर रेजोनेंस करेगा अपने आप में तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, और ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये वापिस बेंजीन में चला जाएगा। नहीं समझ पाए हो क्या? बोलो हाँ ना, कुछ बोलो, समझ आया कि नहीं आया? दूसरा रीजन सुनिए क्यों रिएक्शन बैक हो रही। अगर मैंने ये बोला कि ये जो आरडीएस स्टेप था इसके आगे जो अगला स्टेप रहेगा वो HCO4 माइनस ही, तो यहाँ तो हमने कोई अलग से लुईस एसिड नहीं लिया। पहले सब लोग ये सुनो, H2SO4 खुद ही लुईस एसिड है क्योंकि उसने H प्लस दिया, और H प्लस देना मतलब कि वो लुईस एसिड था। अब मेरी बात सुनो, तो जो H2SO4 आपने लिया, H प्लस आपने पहले यूज कर लिया था और HSO4 माइनस बचा। इधर देखो जरा, फर्स्ट स्टेप बराबर दिखाऊं आपको। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपने H2SO4 का H यूज किया और ये HSO4 माइनस बचा हुआ। तो ये जो HSO4 माइनस है वो वही यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा होगा या बेस का काम कर रहा होगा। और आपको पता है कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो ये H प्लस लिखोगे और HSO4 माइनस लिखोगे, हाँ ना कुछ बोलो। और ये जो HSO4 माइनस एक वीकेस्ट बेस होगा। देखिए जहां पे आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा है उस पोजीशन पे एक H भी है, और आप चाह रहे कि ये HSO4 जाए और इस H प्लस को लेके आए और ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस मिले और रिंग की एरोमेटिसिटी वापस हो। तो ये सब फास्ट स्टेप में चल रहा है, और जो आप ये फास्ट स्टेप में कर रहे हो वो HSO4 एक वीक बेस है, वो खुद ही नहीं चाह रहा कि जाके H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करे और H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करे ताकि रिएक्शन आगे बढ़े। अगर ये देखिए जो H जुड़ा है वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो जुड़ा नहीं है, तो H भी लेस एसिडिक है और HSO4 वीक बेस है। और आपको मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन, वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन आर ऑलवेज रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर ये इसे जल्दी से गेन नहीं करेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ता जाएगा। कुछ टाइम बाद इधर का कॉन्सेंट्रेशन, मान लो ये 100 मोल्स लिए थे तो ये आगे बढ़ता गया और सारा ही एक्सेस यहाँ जमा होता जा रहा, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी तो रिएक्शन वापस होना चालू कर देगी और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी। सो सेकेंड स्टेप क्यों रिवर्सिबल हुआ? वीक एसिड वीक बेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल। तो ये जैसे HSO4 बहुत ही वीक बेस है, क्योंकि जब ये अच्छा एसिड है तो बेस अच्छा थोड़ी ना हो सकता है, तो जब HSO4 इजीली H को निकालेगा नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्शन वापस जाएगी। सो यहां पर आगे सुनो जरा, ये HSO4 इस H को निकाल लाएगा तो H2SO4 वापस निकल गया, और दूसरा बेंजीन का एरोमेटिसिटी रीगेन हुआ और ये लिखा है S डबल बॉन्ड O O माइनस। आगे अगले स्टेप में जो आपने H प्लस, मेरी बात सुनो जरा, H प्लस निकाला था ना H2SO4 का, मैं किधर इधर कहीं लिख देता हूं, जो आपने H2SO4 को तोड़ा था वो टूट गया था H प्लस और HSO4 माइनस। ये तो दूसरे मॉलिक्यूल्स को प्रोटोनेटेड करने में यूज करा दिया था, और प्रोटोनेटेड ही जैसे आपने किया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखें इधर, तो ये ऐसे था, ये वाटर के फॉर्म में निकल गया था, ये वाटर निकला और S डबल बॉन्ड O OH,
तो ये जो पॉजिटिव था इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बनाया न्यूट्रल, तो यहां से एक H मिला था ना दूसरा। अरे हाँ ना, कुछ बोलो। या तो इसको निकालने के लिए आप ड्राइविंग फोर्स लगा दो, जैसे आपने वाटर निकाल दिया, ये जो वाटर है तो इसका जो लोन पेयर है वही इस H को निकालने में मदद करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर एक प्लस आ गया, वो तुरंत ही टूट के निकलना चाह रहा। तो आप इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर से अगर निकाल दोगे तो आप इसे लिखो H3O प्लस और SO3 एज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल निकला। सब लोग समझ रहे हो क्या? तो आप इसे H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, ये ऑक्सीजन जाके इस H को ले लेगा और फाइनली SO3H दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा। I repeat once again, firstly in this reaction H2SO4 के जो दो मॉलिक्यूल्स लिए उसमें एक मॉलिक्यूल जो H प्लस दे रहा और H प्लस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसका मतलब एक H2SO4 मॉलिक्यूल्स खुद ही इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। आप ऐसा नहीं बोलोगे सर इधर इलेक्ट्रोफाइल नहीं डाला, सॉरी इधर लुईस एसिड नहीं लिया, आप तो बोल रहे थे बिना लुईस एसिड के ये रिएक्शंस होती नहीं है। आई रिपीट अगेन, एक H2SO4 खुद ही H प्लस दे रहा और HSO4 माइनस में टूट रहा, और H प्लस का काम ही क्या है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए दूसरे H2SO4 से, और देखिए अगर वो नहीं करता तो ये आपको SO3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलता। तो हम लुईस एसिड जो भी अलग से लेते थे वो भी तो इसीलिए लेते थे कि आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होके मिले। बोलो ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? सभी लोग बोलो फटाफट। ओके, तो आपका ये डाउट तो नहीं रहेगा कि सर अलग से AlCl3 क्यों नहीं डाला, FeCl3 क्यों नहीं डाला, ऐसा कोई क्यों नहीं लिया? H2SO4 ने H प्लस दिया और H प्लस की तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी 100% है, बाकी किसी दूसरे लुईस एसिड से H प्लस एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड माना जाता है। एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी गायब कर दिया, वो भी गायब कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड 100% बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन की डिमांड जितना ज्यादा होना लुईस एसिड उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है। हाँ ना, कुछ बोलो। SO3 एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा, अगर इलेक्ट्रोफाइल शब्द बोलोगे तो उस पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। आप कहीं SO3H इलेक्ट्रोफाइल मत बना देना कि इतना जुड़ गया तो इतना ही होगा, केवल SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। डाउट तो नहीं है क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? जरा बताओ इसे क्यों इलेक्ट्रोफाइल बोला जा रहा? ये तो न्यूट्रल है, स्टेबल है, इसे कहां डिमांड है इलेक्ट्रॉन की? क्यों न्यूट्रल शब्द बोला? क्योंकि सल्फर की लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 के 6 रखे हैं तो न्यूट्रल वर्ड आ जाएगा ना। चार्ज तो तब बोलोगे जब 6 के 7 दिखते तो माइनस लगाते और 5 दिखते तो पॉजिटिव लगाते। न्यूट्रल वर्ड इसलिए बोला क्योंकि वैलेंस शेल में 6 हैं। लेकिन लुईस एसिड क्यों बोल रहा है या इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की डिमांड रखता है क्योंकि 3D चालू है और 3D पूरा खाली पड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोफाइल। कुछ पल्ले पड़ रहा भाई, सब उड़ रहा है, वेपराइज हो जा रहा है। एवरीबडी गेटिंग क्लियरली? ओके, तो दो सवाल समझ आ गए। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये बेंजीन पे अटैक करेगा या बेंजीन से इसका AES रिएक्शन चालू होगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन अपना पाई तोड़ता है, एक माइनस और एक प्लस बनता है, वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया तो एक पाई टूटेगा, जैसे ही पाई टूटा तो ये S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो O माइनस। मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये पॉइंट आप लिखिए,
इधर लिखिए आप SO3 इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल। सल्फर नहीं चाहता कि वो बेंजीन रिंग से जुड़े, क्योंकि स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, सब कुछ है, फिर भी लुईस एसिड है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो गेन करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे वीकेस्ट इलेक्ट्रोफाइल या वीक इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो मैंने आपको पढ़ाया ही था कि रेट ऑफ एईएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। जिससे जुड़ रहा है, चिपक रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का डिमांड होना चाहिए। ये न्यूट्रल है, मतलब ये गरीब नहीं है, और गरीब नहीं है तो इसको ऐसी कोई क्रेविंग नहीं था, हाईली डिमांडिंग नहीं था कि किसी भी कंडीशन में अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल दोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे तो मैं गेन करूंगा, इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और ये दिख भी रहा है, अगर मैंने इसको बेंजीन से जोड़ दिया तो ऑक्सीजन पे माइनस आया और ऑक्सीजन अपना रेजोनेंस वाला खेल चालू करेगा। तो ऐसे मान लो 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे बढ़े तो 5 मॉलिक्यूल्स तो ऑक्सीजन ने वापस करा दिए, रेजोनेंस की वजह से वापस गया, स्टेबल बना, बॉन्ड टूटा, चला गया। तो फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल हुआ, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोफाइल वीक था, जुड़ना ही पसंद नहीं कर रहा था, अगर जुड़ भी गया तो ऑक्सीजन पे माइनस आया, उसने रेजोनेंस का काम चालू किया और ये सिग्मा टूट गया तो फिर से वापस हुआ। तो आरडीएस स्टेप इज रिवर्सिबल बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ सल्फोनेट आयन। हाँ ना, कुछ बोलो। सेकेंड स्टेप, फास्ट स्टेप इज रिवर्सिबल क्योंकि H2SO4 एक इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि मान लो इससे एक से ये एक बना और इस एक को तुरंत फाइनल प्रोडक्ट तक ले जाए। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब उसका बना हुआ एनाइन एक वीकेस्ट बेस है, वो बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था H के साथ जुड़ने के लिए तुरंत। मान लो इधर 100 मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट हुए, तब ये 2 मॉलिक्यूल्स को ही लेके जाएगा बेंजीन सल्फोनिक तक, क्योंकि इसका बेसिक टेंडेंसी बेकार है, ये तो एसिड अच्छा है। अगर ये बेस स्ट्रांग होता बाय द वे, तो ये इस H+ को फास्ट खींचता, तो मान लो इधर से इधर 10 मॉलिक्यूल्स गए तो 10 में से कम 8 मॉलिक्यूल्स तो स्ट्रॉन्ग बेस आगे की साइड लेके जाता, लेकिन ये तो वीकेस्ट बेस है, और ऊपर जो H निकलना है वो भी वीकेस्ट एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन रिवर्सिबल, गया तो तोड़ लिया, मर्जी किया तो छोड़ दिया, यहाँ तक गया और यहीं से भाग आया, लेके भी नहीं आया, मतलब कभी आगे बढ़ेगा कभी वापस जाएगा। सो दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? और अगर ये रिवर्सिबल है तो जब हाइड्रोजन को निकालने में HSO4 इतनी तकलीफें दे रहा है तो ड्यूटेरियम तो और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ड्यूटेरियम को निकालने में और भी ज़्यादा दिक्कतें करेगा, और ड्यूटेरियम को निकालने में अगर दिक्कतें किया तो हम ऐसे बोलेंगे ड्यूटेरियम जल्दी से नहीं निकलेगा तो ये प्रोडक्ट और लेट बनेगा, मतलब कि काइनेटिक्स चेंज हो जाएगा, रेट चेंज हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम को निकालना पड़ा तो हम बोलते हैं सल्फोनेशन इज ऑल्सो शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। गॉट इट और नॉट? एवरीथिंग इज क्लियर? प्लीज जस्ट गो थ्रू इट, आस्क एनी डाउट। अथंग त्रिवेदी अभी ज्वाइन कर रहे हो? 6:40-41 पे आप ज्वाइन कर रहे हो, अभी मैं आपको 15 मिनट में वापस भेजता हूँ। चलिए नेक्स्ट इज, पढ़ो जरा, इतना फटाफट पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई स्टेप ना समझ आया हो तो पूछिए। Since both the steps are reversible in sulfonation reaction, that's why we observe
काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक सवाल लिख लीजिए ताकि शायद ये स्टिक करता रहे दिमाग में जब भी पढ़ोगे। C6H6 मतलब ये बेंजीन लिखा है। अगर इसका रिएक्शन आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, एग्जामिनर इतना ही लिखता है, ये अंडरस्टूड है कि दो मॉलिक्यूल्स हो गए, हीट किया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा और इधर H आता है, इलेक्ट्रोफाइल में H नहीं आएगा बट इसमें आएगा। दूसरा लिखा है बेंजीन के साथ ड्यूटेरियम जोड़िए सभी पोजीशन पर। ड्यूटेरियम जैसे ही आप जोड़ोगे सेम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हीट, तो भी प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है बट इसका रेट R1 है या R2 है, तो किसका रेट फास्ट होगा? सो रेट ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2। रीजन इज दैट H निकलना और D निकलने में दिक्कत आई तो हम उसको बोलते काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ, आइसोटोप्स बदला, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आया तो रेट बदल गया। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑब्जर्व। हाँ ना, कुछ बोलो। एवरीबडी गॉट इट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई ओनली, दैट इज डीसल्फोनेशन। ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं खींचेंगे बट हाँ जितना काम का है वो आप समझ जाओगे। सल्फोनेशन मतलब SO3H का जुड़ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या था? न्यूट्रल SO3। डीसल्फोनेशन मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से सल्फोनिक ग्रुप को बाहर निकालना। तो ये है क्या? ये लिखा है आपका ऐसे बेंजीन, उस पे जोड़ा SO3H और ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल आया। अगर इसके सामने आप डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दो या फिर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर, डाइल्यूट HCl से करा दो या फिर कॉन्सनट्रेटेड HCl से रिएक्शन करा दीजिए, तो ये रिएक्शन आपको यहां से क्या देगा? H+ देगा। और H+ दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है। कहने का मतलब मेरा समझो, किसी भी रिंग में से कोई भी ग्रुप हटाना हो तो आप उसकी रिएक्शन H+ से करा दो। H+ कहाँ से लाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर H+ आपने बना दिया और वो सॉल्यूशन में डाला तो वो इसको निकाल देगा वापस और डायरेक्ट बेंजीन बना देगा और यहाँ H आ गया और ये SO3H बाहर निकल जाएगा या SO3 बाहर निकल जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये चीज़ तो बड़े जल्दी समझ नहीं आ रही होगी क्या पढ़ा रहे हो। अभी तो सल्फोनेशन करा रहे थे, अब उल्टा कर डाला, और वैसे आप उल्टे घूम रहे थे और भी उल्टे हो गए। बट ये एग्जामिनर पूछता है, 2 से 3 सवाल MS चौहान, हिमांशु पांडे में दिए हुए हैं, वो मैं कराऊंगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद। थ्योरी थोड़ा फास्ट कराना हमारा मोटिव है ताकि आपका सिलेबस ऑन टाइम ख़त्म हो पाए। मेरी बात सुन लो काम की, मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूँ डीसल्फोनेशन का, आप समझ लीजिए। मैं एक वर्ड तो ये लिख रहा हूँ भैया कि H+ दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है, तो ये चाहेगा कि इसे इलेक्ट्रॉन वापस मिले और ये H1 जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता वैसा एग्जिस्ट करे। सो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल इज H+। एक बात तो ये है। अब जो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप लिख रहे, यह पहले जनरल मैकेनिज्म सुन लो। इधर कोई इलेक्ट्रोफाइल पहले से जुड़ा हुआ है और ये बॉन्ड ऐसे लिखे हुए हैं, आपको यही इलेक्ट्रोफाइल हटाना है और नया इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता, मैंने H लिया, ये न्यू इलेक्ट्रोफाइल आपको उस पर जोड़ना है। तो एक ग्रुप को हटा के दूसरे को जोड़ना इज ऑल्सो सब्सटीट्यूशन। मैंने क्या किया, अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगा
कि जिस साइड इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ा है उधर ही माइनस आए तो अगले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, और ये माइनस वाला पार्ट H प्लस से जुड़ जाएगा तो एक पुराना इलेक्ट्रोफाइल E जुड़ा था, नया इलेक्ट्रोफाइल H आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव और ये ऐसे। ये अगर H ही टूट के वापस निकल गया तो अब तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, लेकिन अगर ये E टूट के वापस चला गया, और आपको जैसे मैंने बोला ये सबके साथ नहीं रिवर्सिबल होगा, केवल डीसल्फोनेशन होता है, और डीसल्फोनेशन होने का रीजन सुनो, मैं तुरंत कोरिलेट करूं। आपने पढ़ा है ना कि ये एक बेकार इलेक्ट्रोफाइल है, ये खुद ही नहीं चाह रहा था कि कार्बन से जुड़े, ये तुरंत रेजोनेंस किया, न्यूट्रल फॉर्म में जाना चाह रहा, मतलब ये खुद निकलना भी चाह रहा था। अगर H प्लस उसी जगह जुड़ गया जहां पे E जुड़ा या SO3H जुड़ा है तो सल्फर तो खुद ही टूट के भागना चाह रहा था, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन को मिल जाएंगे, और ये माइनस और ये प्लस, तो E को आपने वापस निकाल दिया और रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ गई और H जुड़ गया, और यहाँ से SO3 या अभी हम E लिख रहे थे तो E एज अ इलेक्ट्रोफाइल वापस निकाल दिया। समझे हो कि नहीं, जरा फटाफट बोलो। तो जब आप सल्फोनेशन का करोगे तो SO3H वाला बाहर निकल जाएगा। यस नो कुछ बोलो प्लीज, एवरीबॉडी गॉट इट। सो डीसल्फोनेशन इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल बहुत वीकेस्ट है, वो खुद नहीं चाह रहा था कि बेंजीन से जुड़े, वो न्यूट्रल फॉर्म में जब स्टेबल रह रहा है तो क्यों वो जुड़ेगा सल्फर के साथ, कार्बन के साथ। अब इसकी रिएक्शन आपने, अब मैं दोबारा लिख रहा हूं, डाइल्यूट HCl एग्जामिनर लिखता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखे, डाइल्यूट H2SO4 लिखे, ओवरऑल सारे मिलके आपको तो H प्लस दिया, और H प्लस का मिलना स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। तो इस बॉन्ड को अभी तक हम उल्टा तोड़ रहे थे, I mean, इस बार आप ऐसे तोड़िए कि जहां पहले से जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, ये जो ग्रुप जुड़ा है उसको हटाना है, तो उसी पर जाके माइनस आए, उसी एटम पे माइनस आए, और जब माइनस आएगा तभी तो वो इस H से जुड़ेगा। तो जैसे ही ये ऐसे लिखा होगा, एक तरफ लिखा SO3H और उसी कार्बन से जुड़ा नया इलेक्ट्रोफाइल H, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पुराने दोनों बॉन्ड ऐसे। अगली बार ये सल्फर वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि वो टूट नहीं चाह रहा था, तो ये इस कार्बन पे बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस का बॉन्ड, तो आपका SO3H वापिस निकल जाएगा, इधर H जुड़ गया, ये माइनस और ये प्लस का इधर नया बॉन्ड आ गया, ये पुराने दो थे, SO3H निकला, और लास्ट में ये रिवर्सिबली टूट जाएगा, देगा SO3 एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और जो H प्लस आपने डाइल्यूट H2SO4 या जिससे भी लिया उसको वापिस करेगा। अगर आपको उसने नाम नहीं बोला किससे लिया तो आप H प्लस वापिस करा दो, और अगर ये H2SO4 से लिया तो ये टूटेगा, H प्लस तो चला गया, जो HSO4 माइनस बचेगा ना वो बोलेगा मैं ऐसे अनस्टेबल थोड़ी ना रहूँगा, तो वो वापस इस H को लेके कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में। बोलो पल्ले पड़ रहा है या वेपराइज कर जा रहा, उड़ जा रहा है। डीसल्फोनेशन समझ आया क्या? सभी का नहीं होता भैया, केवल सल्फर का होता है, तो दिमाग नहीं लगाना कि क्लोरीनेशन में डी क्लोरीनेशन क्यों नहीं किया, ब्रोमिनेशन क्यों नहीं किया। गॉट इट और नॉट? ऑल राइट, दोनों में कोई तकलीफ हो तो बोलो फटाफट। कोई तकलीफ नहीं है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। हेडिंग डालिए अल्काइल बेंजीन। बेंजीन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ना इज अल्काइल बेंजीन। बेंजीन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ना इज अल्काइल। सो आर थर्ड रिएक्शन इज अल्काइल बेंजीन। थर्ड रिएक्शन इज
अल्काइल बेंजीन, और इसी रिएक्शन को जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसको पढ़ते फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसको इसी टॉपिक से पूछता है, इसी नाम से पूछता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। 12th क्लास आपसे बोलता है गिव अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन विद द मैकेनिज्म, अदरवाइज वो लिख देगा बेंजीन से क्यूमीन बनाओ, या बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाओ, मिथाइल बेंजीन बनाओ, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ो, जो भी उसको जुड़वाना होगा एज अ अल्काइल वो आपसे बोलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन सबका ट्रेंड सेम चल रहा है, कुछ नया नहीं है। बेंजीन लिया, बेंजीन के सामने किसी अल्काइल हैलाइड को लोगे RX, क्या पढ़ोगे इसको, अल्काइल हैलाइड। अब क्योंकि ये बॉन्ड तो पोलराइज नहीं है तो आप बाहर से कोई लुईस एसिड डालोगे ताकि ये टूटे, हेलोजन माइनस ये प्लस, R इलेक्ट्रोफाइल बने और R एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए आपका बेंजीन पर R आ गया, अगर R मिथाइल होता तो टोल्यून बन जाता, R इथाइल होगा इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल है प्रोपाइल बेंजीन, सो एंड सो, और ये बन गया आपका अल्काइल बेंजीन। सो अगला स्टेप इसमें क्या करना है, जो लुईस एसिड है इस लुईस एसिड का स्ट्रेंथ समझना है। लुईस, क्योंकि ये आप R प्लस बनाओगे और ये माइनस बनाओगे ना, और अगर ये कैटाइन फ्री बन गया तो R कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा, ये लुईस एसिड हेल्प करेगा। लुईस एसिड स्ट्रेंथ, बस इतना पढ़ लीजिए, ये टॉपिक खत्म हो जाए। मतलब इस टॉपिक से ही सवाल बनता है लुईस एसिड स्ट्रेंथ, और आपके सिलेबस में कुछ हाईफाई है नहीं, केवल मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, आप उसे लर्न करो जो भी समझ पाओ। BCl3 AlCl3 SbF5 SbCl5 दैट इज बोरॉन क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, एटॉमिक नंबर ऑफ Sb इज 51। ये तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड हैं। इसके बाद जो लिखा हो FeCl3, देन टिन टेट्राक्लोराइड, ZnCl2, ZnCl2, ये वीकेस्ट लुईस एसिड है। जिंक में, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते ही होंगे, 3d10 कंप्लीट भरा होता है, 4s2 3d10, तो इसको एज सच कोई इलेक्ट्रॉन की डिमांड है नहीं। लुईस एसिड का मतलब ही होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है और इजीली रिएक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। गेन नहीं करेगा मतलब लुईस एसिड बेकार हुआ या कमजोर लुईस एसिड हुआ। ये जो फर्स्ट 3 हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है, और अगर ये लुईस एसिड लिख दिए तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो फ्री कैटाइन बन जाता है, और फ्री कैटाइन बना तो वो रीअरेंज होने के बाद बेंजीन पे जुड़ेगा, रीअरेंज्ड होने के बाद बेंजीन पर जुड़ेगा। क्या मेरे शब्द समझ पाए हो क्या? लेकिन अगर ये 3 ले लिए तो कार्बोकेटाइन तो बनेगा, फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता, पहली बात, नॉट अ फ्री कार्बोकेटाइन, नॉट अ फ्री कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन फ्री नहीं बना तो नो रीअरेंजमेंट, और अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो जैसा लिखा था वैसे ही R बेंजीन से जुड़ेगा। ये शब्द जरा स्क्रीनशॉट करो और जो वर्ड बोले हैं वो आप कोरिलेट कर पाओगे एक एग्जाम्पल लिखने पर। और आज आपका ये पहला चैप्टर एरोमेटिक का खत्म हुआ, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ऑफ 11th का जो पहला चैप्टर था एरोमेटिक पार्ट खत्म हुआ, बाकी का तो 2 लेक्चर्स का ही बचा हुआ है। फिनॉल का एक पढ़ना होता है, एक एनिलीन का पढ़ना होता है, अल्डिहाइड के आगे एरोमेटिक नहीं पढ़ते।
अल्डिहाइड के आगे कोई एरोमेटिक रिएक्शन स्पेसिफिक नहीं है। सो 2 चैप्टर्स का पार्ट एरोमेटिक बचा हुआ है, नॉट फ्री कार्बोकेटाइन मतलब समझो जरा। कॉपी किया क्या ये? चलो मूव टू द नेक्स्ट। अब इधर देखो जरा, मैंने क्या बोला उसका मतलब समझो। एग्जाम्पल से चालू कर रहे, कौन सा रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप जोड़ देना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। केस वन क्या? जिसमें लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग हो। इफ द लुईस एसिड इज स्ट्रॉन्ग, इफ द लुईस एसिड इज स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड लिया, कौन कौन होंगे भैया? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वही स्ट्रॉन्ग होंगे। BX3 मतलब BCl3, BBr3, Bi3। बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, 6 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, तड़फ रहा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, मतलब ये चाहेगा किसी भी कंडीशन में कोई से इलेक्ट्रॉन दे, तुरंत गेन करेगा। AlCl3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। सो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड वो होंगे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और अगर ये जुड़े, ये लुईस एसिड लिया तो ये कार्बोकेटाइन फ्री बनाएगा। अब वही आपका डाउट है, उसे सुनो कैसे। एक बार मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ये बेंजीन है, इसके साथ मुझे RX को जोड़ना है, लुईस एसिड लिया और R जाके जुड़ेगा। जनरल समझो जरा, फिर हम लोग डिटेल में आते हैं। जरा स्टेप 1 में ये जो कैसे हुआ वो देखते हैं। तो RX आपका रिएक्टेंट है या रिएजेंट बोलो जी, इसको इससे जोड़ना है। तो ये जो RX है और X कोई हेलोजन है, क्योंकि ये तो अल्काइल हैलाइड लिखा है। तो अल्काइल हैलाइड के सामने अगर मान लो मैं AlX3 लाया, Cl था तो AlCl3 लाया, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लोन पेयर ऑफ हेलोजन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, नया बॉन्ड बनाएगा, तो ये बना देगा R। ये पुराना बॉन्ड था, इसने अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिया एल्यूमिनियम को, उसके जुड़ा X। एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन लग रहे, इस बार 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड की वजह से एल्यूमिनियम को लगा माइनस आ गया, तो हेलोजन पे आ गया प्लस, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिया। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिया, यहां पर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग बनी, या मैं ऐसा बोलूं ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो पुराना बॉन्ड वीक पड़ जाएगा और हेलोजन पे पॉजिटिव ये तबाही मचाएगा, इसे तोड़ेगा। जैसे ही तोड़ा ये निकल गया, बना दिया R एज अ कार्बोकेटाइन और AlX4 माइनस। गॉट इट और नॉट? ये तो हर एक लुईस एसिड का काम था, इसमें आप नया ही क्या सिखा रहे हो? ऐसा तो पहले भी हम जानते थे। यस नो, या नया क्या सिखा रहे हो, यही डाउट है क्या? चलिए पहले मैं जनरल मैकेनिज्म लिख दूं, क्योंकि यहाँ तो कोई रीअरेंजमेंट आपको दिखने वाला है नहीं कि R है क्या। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में आते हैं, तो इसमें बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी को लॉस करता है, टेम्पररी एरोमेटिसिटी को लॉस किया। ये जो R प्लस कार्बोकेटाइन बना, इसको भी आप केवल लिखो, फ्री कार्बोकेटाइन बन गया। अगर पॉसिबल था तो रीअरेंज करेगा, वरना ऐसे इस पे जुड़ जाएगा। जैसे ही अटैक किया, ये RDS स्टेप है। RDS इसलिए पढ़ा जा रहा क्योंकि रिंग अपना एरोमेटिसिटी को लॉस कर रहा है, और ये ऐसे टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस, और इधर H। तो अगला जो फास्ट स्टेप होगा, वहां पे जो AlX4 माइनस आपने लिखा है, वो एक्चुअली लिखा तो ये होगा AlX3.X माइनस, ये तो कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो X माइनस है वो H प्लस को ले जाएगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस हो जाएंगे। तो देखिए आपका कैटेलिस्ट वापस हो गया। पहले देखो यहां पर R जुड़ गया ना, R जुड़ गया और उसी पोजीशन से H निकल गया। तो H निकल गया X के साथ, तो बना देगा HX, और लुईस एसिड एज अ कैटेलिस्ट AlX3 वापस निकाल दिया। R का बेंजीन पे जुड़ जाना इज अल्काइलेशन। बोलो हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं आया?
दैट इज कॉल्ड अल्काइल बेंजीन। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ चलूंगा फटाफट। बोलो समझ आया सभी को? स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। एवरीबडी गॉट इट? आगे चलें? ऑल राइट। देखो अभी यहां तक तो हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा और केस 1 में ये पढ़ा लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग था। अब हम इसका कोई एक एग्जाम्पल लेंगे तब केस 2 आपको पढ़ाएंगे। केस 1 में, केस 1 मतलब स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, आपने ये बेंजीन लिया, रिएक्शन कर रहे हैं आप CH3 CH2 CH2 Cl, ये आपका अल्काइल हैलाइड हुआ और अल्काइल हैलाइड में नाम पढ़ोगे प्रोपाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन क्लोरीन है तो बेटर है हम AlCl3 एज ए लुईस एसिड लें। तो यहां से ये बॉन्ड टूटता होगा और हमको प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट हमको मिलेगा ऐसे। तो क्या मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिया था? नहीं, ये तो बॉन्ड इधर से टूटा तो प्रोपाइल जुड़ना चाहिए था ना, लेकिन ये तो बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल जुड़ गया। तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंज हुआ होगा, मतलब कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल बना होगा। चलो टाइम कम है, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा अभी। स्टेप 1 में आपका कार्बोकेटाइन बनाना, या ये जो था जो भी रिएक्टेंट है उसको पोलराइज करना, पोलराइज करने का काम लुईस एसिड करता है। लुईस एसिड AlCl3 लिया, इस हेलोजन एज ए क्लोरीन के 3 लोन पेयर, ये बेस काम कर रहा ना, और मैं आपको ये चिल्ला के पढ़ाता हूं लुईस एसिड बेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन, फर्स्ट एंड फास्टेस्ट रिएक्शन इज लुईस एसिड बेस रिएक्शन। हाँ ना, कुछ बोलो। तुरंत ये इसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा, और क्योंकि एसिड बेस बना रहा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, तो पीछे वाला टूटेगा। तो ये क्या लिखा, CH3 CH2 CH2 Cl, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर से डोनेट किया एल्यूमिनियम को, और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल को 4 इलेक्ट्रॉन नजर आने लगे, मतलब एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड मतलब माइनस, और क्लोरीन ने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड भेज दिया, इसलिए खुद पे पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पॉजिटिव नहीं रखेगा, चाहे वो स्टेबल हो, ऑक्टेट हो, कुछ भी हो, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करेगा, मतलब पुराना बॉन्ड कमजोर पड़ गया और न्यू बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया होगा। और न्यू बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बना तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकल जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, AlCl4 माइनस प्लस ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन बना और ये फ्री है, तो भैया ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा ना आगे से, तो जो 1 डिग्री कैटाइन है वो 2 डिग्री कैटाइन हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्टिंग से, और ये बना CH3 CH प्लस CH3। तो देखिए आपका ये 2 डिग्री कैटाइन बना कि नहीं बना? अरे हाँ ना, कुछ बोलो। समझ रहे हो क्या सभी लोग? अगले स्टेप में लिख रहा हूं मैं, उसको स्क्रीनशॉट करिए। कर लिया था क्या? तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 2 में करना क्या है कि बेंजीन का एरोमेटिसिटी टेम्पररी लॉस होगा। कार्बोकेटाइन इस बार प्रोपाइल कैटाइन नहीं है, ये 1 जो फर्स्ट पोजीशन पे कैटाइन था वो नहीं है, ये 2 डिग्री कैटाइन बन गया। अब ये 2 डिग्री कैटाइन बना तो 2 डिग्री पर अटैक करेगा, बोलो हाँ कि ना। ये CH, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, और कंप्लीट आंसर लिखूं क्या?
ये दोनों स्टेप जानते हो, वरना आपको ये लगेगा कि बॉन्ड तो इधर का तोड़ा और उधर कैसे जोड़ दिया। एक ही मतलब है, जहां भी अभी कहीं भी जोड़ो एक ही मतलब है। समझ पाए हो कि नहीं? बच्चे तो भागने लगे क्या, कहीं क्लासेस चालू हो रही हैं अभी से? क्लास का टाइमिंग तो आपका 9 बजे का है ना? 8 को क्लास है, 8 को क्लास है तो बिल्कुल जाइए। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, ऑल राइट। बाकी मैथ्स वालों की क्या 9:30 से है? ओके। हम्म, क्या करना है? कंटिन्यू और एक रिएक्शन बता दो। चलिए, सो ये समझ आ गया क्या? AlCl3 BX3 ये स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है तो कार्बोकेटाइन फ्री बनता और वो कैटाइन रीअरेंज कर जाता, और रीअरेंज होने के बाद जो कैटाइन दिख रहा था या जो RX लिया वो सेम अल्काइल नहीं जोड़ा, प्रोपाइल की जगह आइसोप्रोपाइल जोड़ा। इसका मतलब कैटाइन का रीअरेंजमेंट हुआ। केस 2 देख लो जरा। बायो वाले इसको क्लास से आने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो करीब 5-10 मिनट ही पढ़ाएंगे, वो आप देख लेना। केस 2 में इफ द लुईस एसिड इज वीक, ऑर्डर मैंने लिखा ही दिया कौन वीक होगा। इफ द लुईस एसिड इज वीक, अगर आपका लुईस एसिड वीक है तो ये आप इधर ही याद करें, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कैटाइन टेक प्लेस, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस। रीअरेंजमेंट ऑफ कैटाइन नहीं होगा। अब इसमें जनरल मैकेनिज्म से ही समझो पहले। ये RX जो लिखा है, यहां पर रिएक्शन आपने कराया ZnCl2 से, तो ये एक वीक लुईस एसिड है, और वीक लुईस एसिड होने का रीजन बताया, 4s2 कंप्लीट है, 3D10 है, चिल्ड पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, चिल्ड पड़ा हुआ है। अब ये करेगा क्या भैया? बोलेगा कि तुम्हारे पास D3D भरा हुआ है लेकिन आपके पास 4s खाली पड़ा हुआ ना, मतलब 4th ऑर्बिटल चालू हो गया तो 4p खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है, 4f भी चालू हो गया, तो आपके पास डब्बे खाली हैं, आप इलेक्ट्रॉन ले लो। तो बहुत कम डिमांड करेगा बट हाँ ले लेगा। RX इसका हेलोजन जिंक के साथ, हेलोजन का लोन पेयर जिंक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर बॉन्डिंग में चला गया तो खुद के 2 इधर बचे और एक प्लस आ गया, जिंक के पास एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया तो माइनस आ गया। अब ये बॉन्ड खुद वीक बना, बस इतना याद रखना है। अगर ये वीक बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो फिर ये आर कैटाइन नहीं बनेगा। बनने वाला बॉन्ड पुराने बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बने तभी जाके ये कैटाइन बनेगा। तो ये पूरा ही ग्रुप जाके एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये करेगा क्या? स्टेप 2 में, स्टेप 2 में बेंजीन अपना काम चालू करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कराएगा। जैसे एरोमेटिसिटी को लॉस किया वो बोलेगा आर ग्रुप को सामने लाओ जिस पर अटैक करना है, ये ZnCl2 है। जिस SN2 का केस बनता है, बनता नहीं है मतलब उस तरह की फीलिंग लानी है आपको, जिस तरीके से ये बॉन्ड जिस टाइम टूट रहा होगा उसी टाइम पर ये आर पर अटैक करेगा। या ऐसे बोलो, बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी लॉस करेगा, जिस टाइम ये लोन पेयर ऑफ बेंजीन आर पे अटैक करेंगे उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली ये निकल के बाहर जाएगा, तो आर का रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। जैसा भी आर ग्रुप था एज इट इज जुड़ जाएगा,
और ये लिखा है ZnCl2 डॉट X माइनस। अब यहां से जो एक H निकालना है ना, ये मैंने तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया, वो H निकल गया होगा X के साथ, तो लुईस एसिड फ्री हो गया और HX अलग निकल गया। बोलो हाँ कि ना, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे भैया लोग समझ आ रहे क्या? एवरीबडी गॉट इट? तो जब ZnCl2 से रिएक्शन कराओगे तो वो एक वीक लुईस एसिड है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सोनिया आप तो बायो के थे, आपको नहीं जाने वाले? क्लास नहीं जाने वाले क्या? जरा इस पर एक सवाल देख लो, फिर आगे चलते हैं। और एक ही साथ दोनों लिखना है। सेम रिएक्टेंट है, मतलब सेम बेंजीन है, उसका रिएक्शन आर ग्रुप भी सेम लिया, और मैं दो साइड लिख देता हूं। इधर मैंने लिखा CH3 CH2 CH2Cl, केवल लुईस एसिड की वजह से आंसर चेंज हो रहा है। इधर भी लिखा मैंने CH3 CH2 CH2Cl, लेकिन यहां लिया ZnCl2। तो यहां ये रीअरेंज नहीं होगा, ये आके पहले इधर अटैक करेगा, तब जाके ये ग्रुप निकलता है। और यहां ये कैटाइन बनता है, रीअरेंज होके इधर आता है, और ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है। ये बनता है CH, और ये बना CH3 और ये बनेगा बेंजीन, और ये लिखा जाएगा प्रोपाइल बेंजीन। सो आपने RX तो सेम लिया, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग मिला। बोलो समझे हो कि नहीं? Everyone got it? Okay, that's all for today. Thank you so much. We'll meet you tomorrow. So मैक्सिमम कंटेंट हमारा ये ख़त्म हो गया। इसे ख़त्म करने के बाद केमिकल बॉन्डिंग की क्या कुछ स्थिति है, पढ़ानी है या पढ़ लोगे? बता दो, मतलब क्या कोई मेला चल रहा है? बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, JEE लेवल नहीं आता, चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।